जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग गुप्तकाल के बारे में देखेंगे। तो हम लोग गुप्तकाल के बारे में शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त जो है कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त और गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त कुषाणों के सामंत थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था? गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो आर्यभट्ट कहाँ के थे? गुप्त काल के थे। आर्यभट्ट गुप्त काल के ऐसा व्यक्ति थे जो खगोल विज्ञानी भी थे और गणितज्ञ भी थे। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति जो खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था, आर्यभट्ट। गुप्त शासक की सरकारी या दरबारी भाषा थी। गुप्त शासक की सरकारी भाषा कौन सा था? संस्कृत। गुप्त शासक के दरबार में संस्कृत भाषा बोलते थे। गुप्त शासक की दरबारी भाषा क्या था? संस्कृत। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हून को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? वह था स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त ने हून को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध थे। गुप्त राजवंश जो है कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध थे। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो अजंता का जो कलाकृति है वह गुप्त काल से संबंधित है। अजंता का कलाकृति किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ है वह नालंदा विश्वविद्यालय। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख किसका है? तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में ही सबसे पहले सती प्रथा की जानकारी मिलता है। याद रखिएगा, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से ही सती प्रथा की जानकारी मिलता है। अगला है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ह्वेनसांग भी चीनी यात्री है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया है और फाहियान किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्तकाल। गुप्तकाल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता था। गुप्तकाल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान चीन का निवासी था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान चीन का निवासी था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला, सेतुबंध के रचनाकार प्रवरसेन किस वंश का शासक था? सेतुबंध की रचना कौन किया है? प्रवरसेन। प्रवरसेन वाकाटक वंश का शासक था। सेतुबंध की रचना किसने किया? प्रवरसेन वाकाटक वंश का शासक था। सेतुबंध के रचनाकार प्रवरसेन वाकाटक वंश का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? कविराज किसे कहा गया है? गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? कविराज। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? स्कंदगुप्त को कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया। याद रखिएगा, स्कंदगुप्त को कहोम स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया। फाहियान और ह्वेनसांग ने किसके राज को देखा? ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय और फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरी कौन था? धन्वंतरी कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में से एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहता था जिसमें 9 व्यक्ति थे, तो उसी में से धन्वंतरी भी था जो क्या था? चिकित्सक। धन्वंतरी कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक
जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार का था? गुप्तकाल में शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक था। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार का था? राजतंत्रात्मक। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर है गुप्त काल का है सर्वोत्कृष्ट मंदिर। अजंता की गुफा में किस गुफा का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो अजंता के गुफा में गुफा संख्या 16, 17 और 19। अजंता के गुफा में गुफा संख्या 16, 17, 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। अजंता के गुफा में गुफा संख्या 16, 17 और 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। अमरकोश, अमरकोश का लेखक कौन था? अमर सिंह। अमरकोश के लेखक कौन थे? अमर सिंह। अमर सिंह किसके शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे जो अमरकोश की रचना किया है। याद रखिए अमरकोश का लेखक कौन था? अमर सिंह। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। गुप्त संवत 319-20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत का प्रारंभ किया था कौन? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब? 319-20 ईस्वी में। गुप्त संवत का शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था 319-20 ईस्वी। गुप्त संवत का शुरुआत किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब किया? 319-20 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के उपलक्ष्य में। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का शुरुआत अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 319 ईस्वी में किया था। अगला है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल में नगर का क्या होने लगा था? पतन होने लगा था। मतलब गुप्त काल में नगर धीरे धीरे पतन होने लगा। तो नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस वंश के शासक ने मंदिर एवं ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? मंदिर और ब्राह्मण को सबसे अधिक गांव जो है ग्राम अनुदान में दिया था गुप्त वंश के शासक। गुप्त वंश के शासक ने मंदिर और ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। गुप्त वंश के शासक ने मंदिर एवं ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त का स्मृति है। दिल्ली के मेहरौली में जो है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में जो लौह स्तंभ है किसके स्मृति में बना है? चंद्रगुप्त के स्मृति में। अगला है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम का नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र में मालविका और अग्निमित्र का प्रेम कहानी है। मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कौन है? कालिदास। मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार है कालिदास, जिसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कहानी है। अगला है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धि का वर्णन प्रयाग अभिलेख में किया गया है। समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धि का वर्णन प्रयाग अभिलेख में किया है। किस काल में पुरुष और स्त्री में बराबरी थी? गुप्त काल। गुप्त काल में पुरुष और स्त्री में बराबरी था। गुप्त काल में पुरुष और स्त्री में क्या था? बराबरी था। अगला है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त के। एक इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, विंसेंट स्मिथ का पुस्तक है कौन? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसी में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? भारत में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? भारत में। वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि यहीं से शिक्षा प्राप्त किए थे। अगला है किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम क्या था? देवगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या नाम था? देवगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही देवगुप्त के नाम से जानते थे। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय पहला गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस राजा का अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। और प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में है? समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में।
प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान की जानकारी देता है। गुप्त शासक जिसने हूनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने हून को पराजित किया था। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने हून को पराजित किया। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। शक विजेता मतलब शक को जीतने वाला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी कारण शक विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम। रजत सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। और तांबा का सिक्का जारी करने वाला था भानुगुप्त। अगला है, नगरों के क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन किस काल का था? गुप्त काल का। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्का जारी किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। सबसे पहले सिक्का जारी किया था कौन? चंद्रगुप्त प्रथम ने, जो सोना का सिक्का था। सबसे पहले सिक्का जारी किया था कौन? चंद्रगुप्त प्रथम ने, जो सोना का सिक्का था। कौन सा राजवंश हून के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश के समय में हून का आक्रमण बहुत अधिक हुआ था, इसीलिए गुप्त वंश जो हून के आक्रमण से विचलित हुआ था। और हून को पराजित किया था कौन? स्कंदगुप्त ने। हून को पराजित किया था स्कंदगुप्त। अगला है, अजंता गुफाओं के सरीखी मतलब जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ? जिस प्रकार महाराष्ट्र में अजंता गुफा है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में बाघ की गुफा है। बाघ जो है कहाँ है? धार में है। जिस प्रकार महाराष्ट्र की अजंता गुफा है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में बाघ गुफा है। गुप्त वंश का शासनकाल 319 से 350 ईस्वी है। 500 ईस्वी सॉरी। गुप्त वंश किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी। बाल विवाह प्रथा प्रारंभ हुआ गुप्त काल में। बाल विवाह किस काल में प्रारंभ हुआ था? गुप्त काल में। बाल विवाह किस काल में शुरू हुआ था? गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभवम। यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया गया प्रथम भारतीय ग्रंथ था कुमार संभवम। कुमार संभवम की रचना किया था कौन? कालिदास। कुमार संभवम की रचना किया था कालिदास। कुमार संभवम यूरोपीय भाषा में अनुवादित पहला भारतीय ग्रंथ है। अगला है, सती प्रथा का पहला उल्लेख किस अभिलेख में है? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त। सती प्रथा का पहला अभिलेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का पहला उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मिहिर कुल का संबंध था किससे? हूनों से। मिहिर कुल का संबंध किससे था? हून से। मिहिर कुल का संबंध था हून से। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया है। अगला, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो है ताम्रलिपि बंदरगाह से संचालित होता था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिपि बंदरगाह से संचालित होता था। गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्का क्या कहलाते थे? रूपक। गुप्त शासक द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? रूपक। और चांदी का सिक्का सबसे पहले कौन शासक ने जारी किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगला है, पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत कहाँ है? उत्तरी बंगाल में। पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत कहाँ अवस्थित था? उत्तर बंगाल में। अगला, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? वह था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने गणित को एक पृथक मतलब अलग विषय के रूप में स्थापित किया था। तो क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय विद्वान जिसने गणित को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया वह था आर्यभट्ट। अगला, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त। चांदी का सिक्का जारी करने वाला पहला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और सबसे पहले सिक्का जारी करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। अगला हमारा क्वेश्चन है, कालिदास किस कीर्ति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्य में होती है? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम की रचनाकार कौन है? कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कालिदास। इसका जो है ना गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्य में होता है। वर्तमान में गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? गुप्त युग को। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? गुप्त युग के। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता थे कौन? विष्णु।
गुप्त काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता कौन थे? विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता विष्णु। मेहरौली कहाँ है? दिल्ली। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में, मतलब गुप्त काल में हुआ। कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है? कालिदास। कालिदास ने कुमार संभव भी लिखा है, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किया है और मेघदूतम का रचना किया है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में है? गुप्त काल में। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या था? तो जितना राजस्व का दर था वह उपज का 1/6, जितना भाग उपज होता था उसका छठा भाग जो है वह राजस्व के रूप में गुप्त शासक द्वारा लिया जाता था। अगला है गुप्तोत्तर काल, जिसे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश कहेंगे। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का स्थापना किया था पुष्यभूति वर्धन ने, और पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा था हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश का स्थापना किया था पुष्यभूति वर्धन ने, और सबसे प्रतापी राजा था कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ह्वेनसांग चीनी यात्री किसके समय भारत आया था? ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन। याद रखिएगा, ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन। ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। अगला है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहवर्मन प्रथम ने पराजित किया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहवर्मन प्रथम ने पराजित किया। नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव वंश का शासक था। पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। अगला, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है और हर्षवर्धन को भी कहा जाता है। हर्षवर्धन को और कनिष्क दोनों को द्वितीय अशोक कहा गया है। अगला है, वानभट्ट किस प्रकार के राजदरबारी कवि थे? वानभट्ट जो है ना, किस सम्राट के राजदरबारी? वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, इसलिए वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? ह्वेनसांग भारत में 14 साल रहा था लगभग। ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय, और भारत में लगभग 14 साल रहा। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका किसने? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण भारत में आगे बढ़ रहा था, कौन? पुलकेशिन द्वितीय, उसको रोका था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था कौन? पुलकेशिन द्वितीय। याद रखिए, हर्षवर्धन के दक्षिण भारत अभियान को रोका था कौन? पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा नदी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। अगला है, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखा? वानभट्ट। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखा है? वानभट्ट ने। हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखा है? वानभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन को, इसलिए प्रयाग में कुंभ भी होता है, हर्षवर्धन को कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में करता था। हर्षवर्धन को इसलिए कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अगला है, वर्धन वंश की राजधानी कहाँ था? थानेश्वर। तो वर्धन वंश का राजधानी कहाँ था? थानेश्वर। वर्धन वंश की स्थापना किया था पुष्यभूति वर्धन ने, और राजधानी कहाँ है? थानेश्वर। थानेश्वर वर्तमान में कहाँ है? हरियाणा में। थानेश्वर वर्तमान में कहाँ है? हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? हर्षवर्धन ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, हर्षवर्धन ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किया था। हर्षवर्धन अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किया था। ह्वेनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा।
ह्वेनसांग जो था, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ा के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा। अगला है कवि बाणभट्ट। बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में। बाणभट्ट कहाँ का था? थानेश्वर का। नागानंद के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। नागानंद के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने और सा पुस्तक लिखा है हर्षचरित, नागानंद और रत्नावली। हर्षचरित, नागानंद और रत्नावली तीनों पुस्तक किसका है? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का तीनों पुस्तक है हर्षचरित, नागानंद और रत्नावली। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया है कहाँ? कन्नौज और प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया है कन्नौज और प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? कन्नौज और प्रयाग में। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। गुर्जर को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। गुर्जर को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था और ह्वेनसांग ने पुस्तक की रचना किया है सी यू की। सी यू की के रचनाकार कौन है? ह्वेनसांग। सी यू की के रचनाकार कौन है? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दिया था। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दिया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दिया था। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? हर्षवर्धन ने। जब गुप्त वंश समाप्त हो गया तो उसके बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का फिर से गठित किया था कौन? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक। बंगाल का कौन सा शासक था जो हर्षवर्धन के समकालीन था? बंगाल का शासक शशांक था। बंगाल के गौड़ वंश का शासक था कौन? शशांक, जो हर्षवर्धन के समकालीन था। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। अंतिम बौद्ध राजा, अंतिम बौद्ध राजा जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था कौन? हर्षवर्धन। हर्षचरित के रचना किसने किया था? वानभट्ट। हर्षचरित की रचना किसने किया है? वानभट्ट ने। अगला, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया गया है, इसका तुल्य वर्ष है 634 दिया है। शक संवत जो है ना वो किसके समय में शुरू हुआ था? कनिष्क के समय में 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुआ था 78 ईस्वी में। उसमें राजा था कौन? कनिष्क। और यहाँ पे शक संवत का वर्ष दिया है 556, इसलिए 556 में 78 जोड़ेंगे तो उसका ओरिजिनल वर्ष 634 आ रहा है। हर्षवर्धन के समय की सूचना किस पुस्तक में है? कलहन। हर्ष के समय की सूचना किस पुस्तक में है? कलहन। कलहन हर्ष के समय के बारे में लिखा गया है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज। हर्षवर्धन जो है राजधानी को थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था, मतलब परिवर्तन किया? कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में परिवर्तित किया। पूछेगा कौन सा शासक था जो अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? हर्षवर्धन। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने महाबौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था, प्रयाग में। इसलिए प्रयाग में कुंभ मेला भी लगता है। कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था पुलकेशिन द्वितीय। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण भारत के अग्रगमन को रोका कौन? पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला है, कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? रेशम के लिए। रेशम के लिए कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है। रेशम के लिए कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक जो भी है भारत को यिंतु के नाम से उपयोग करते हैं। चीनी लेखक भारत का उपयोग किस नाम से करते हैं? यिंतु। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण था? मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारी केंद्र बना कौन? कन्नौज। गुप्तोत्तर युग मतलब गुप्त काल के बाद, गुप्त काल के बाद प्रमुख व्यापार का केंद्र बना था कन्नौज। गुप्त काल के बाद प्रमुख व्यापार का केंद्र बना था कौन? कन्नौज। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उसका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य के नाम से विख्यात हुआ था उसका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। और आदि शंकर जो शंकराचार्य है वो भारत में
4 मठ बनाया था, स्थापित किया था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उसका जन्म हुआ था केरल में। और भारत में 4 मठ बनाया था। कौन सा? जोशी मठ, द्वारका मठ, पुरी मठ और श्रृंगेरी मठ। शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशा में 4 मठ बनाया था। जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में बनाया था 4 मठ। याद रखिएगा, शंकराचार्य का 4 मठ कहाँ है? जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में। अगला टॉपिक हमारा प्राचीन भारत विविध। पहला क्वेश्चन हमारा है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज। कौन सा विदेशी यात्री था जो सबसे पहले भारत का दौरा किया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। पहला विदेशी जिसने भारत का दौरा किया था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। अगला है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व में जाता है, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थर से घेरी गई समाधि। महापाषाण युग जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के काल को माना जाता है महापाषाण काल। उसी के संस्कृति को महापाषाण संस्कृति कहते हैं। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है। महापाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर से घेरी गई समाधि जो होते थे। अगला, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया? पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसी पंचतंत्र में एक कौवा और लोमड़ी का कहानी दिया गया है। कौवा और लोमड़ी का कहानी किस में है? पंचतंत्र में। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। और पंचतंत्र का अनुवाद 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषा में किया गया है। अगला है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स जो होता है ना, सिक्का का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्का और धातु के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्का और धातु के अध्ययन बोलते हैं। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश, हितोपदेश, हित और उपदेश, हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना किया है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया है? भरत मुनि। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच है? सिंधु और झेलम। तक्षशिला जो है प्राचीन काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था और चाणक्य इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है, चाणक्य और चरक। तो पूछा है क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। अगला है क्वेश्चन, वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वह अंग्रेज कौन था जिसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस। वह प्रथम अंग्रेज जिसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, चार्ल्स विल्किंस। याद रखिएगा, चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव मनोरंजन के लिए क्या करते थे? शिकार करते थे। किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? चालकोलिथिक एज जो है ना, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग मतलब इस युग में तांबा का प्रयोग अधिक मात्रा में होने लगा था, इसीलिए ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। और ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक एज कहा जाता है। अगला, स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? स्वप्न वासव दत्ता के लेखक भास। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? भास। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था कौन? कुमारगुप्त प्रथम। और नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किया था, इस पे बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है। मिलिंद पन्हु। मिलिंद पन्हु के लेखक कौन है? नागसेन। मिलिंद पन्हु जो है ना, प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्ग पे मौन है, मतलब उसके बारे में कुछ नहीं बताया। मिलिंद पन्हु प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पे मौन है, कुछ नहीं बताया। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मनुष्य। क्रो मैग्नन मनुष्य को ही आधुनिक भारत के हाल का पूर्वज कहा गया। क्रो मैग्नन मनुष्य को आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कहा गया।
अगला क्वेश्चन है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरातत्व पुरास्थल की खुदाई से मिलता है? अरिकमेडु की खुदाई जब हुआ तो उससे पता चला कि भारत और रोम के बीच में प्राचीन काल में व्यापारिक संबंध था, क्योंकि अरिकमेडु में जो लगभग सिक्का मिला है वही जो भारत में सिक्का मिला है वो रोम में भी मिला है। तो कहा जाता है कि भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? अरिकमेडु से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी। वर्तमान में जो देवनागरी लिपि है उसका प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी। मतलब ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, इसीलिए आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी को माना गया। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? सबसे पहले प्रयुक्त किया गया जौ। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज क्या था? जौ। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज क्या था? जौ। और उसके बाद गेहूँ। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन। काव्य शैली का प्राचीनतम अभिलेख नमूना किस में है? रुद्रदामन। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। अगला, कौन सा बंदरगाह कोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी मतलब लाल सागर के भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक थे? अरिकमेडु। कौन सा बंदरगाह कोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकमेडु। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते? ताम्रपाषाण काल में जो है महाराष्ट्र के लोग मृतक मतलब जो जिसकी मृत्यु हो जाता था उसको घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर करके दफनाते थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है ना गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, जो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत में कौन सा लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था? खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि जो है ना दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है, खरोष्ठी लिपि। मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति। मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति। मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति। अगला है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त। मालती माधव के लेखक भवभूति। मालती माधव के लेखक भवभूति। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखा दत्त। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण कराया? चंदेल वंश। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल वंश के राजा ने। नन्नुक। चंदेल वंश के शासक कौन थे? नन्नुक। किस वंश के राजा ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण कराया है? चंदेल वंश के शासक। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर। आबू का जो जैन मंदिर है माउंट आबू में जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से बना है। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाया गया था? शैव धर्म। एलिफेंटा के गुफा जो है मुख्य रूप से शैव धर्म के मतलब जो शिव को मानते हैं उस शिव को मानने वाले को शैव धर्म कहा जाता है। जो शिव को मानते हैं उसे शैव धर्म कहा जाता है। एलिफेंटा की गुफा मुख्य रूप से शैव धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाया गया था। एलिफेंटा का प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूट। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय दिया जाता है किसको? राष्ट्रकूट शासक को। अजंता और एलोरा की गुफा किस नगर में है? औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने निर्माण कराया? नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव बर्मन भी कहा जैसे पल्लव वंश के शासक नरसिंहदेव बर्मन थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया? नरसिंहदेव प्रथम, जिसे नरसिंहदेव बर्मन भी कहा जाता है। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा कहा जाता है। किसे? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने निर्माण किया? नरसिंहदेव प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर
किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इतना रखते हैं। आगे के लेक्चर में मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे।